हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। 24 फरवरी 2025 को जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं उनमें 100% ये सभी क्वेश्चंस आएंगे जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक क्लास में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, और आपका भी टारगेट है 100 में से 95 प्लस का हिंदी में, तो वो आप लोगों का जरूर पूरा होगा। बस आज के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। महा मैराथन क्लास होने वाला है आपका ये वीडियो, तो इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिएगा। और 100 नंबर का जो टारगेट है वो आप लोगों का जरूर पूरा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 100 में से 100 लाना क्या संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, राइटिंग आपकी अच्छी होती है और कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, तो आप 100 में से 100 नंबर हिंदी में जरूर ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टूडेंट शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से, क्योंकि आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक क्लास में आपका सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके 24 फरवरी 2025 के पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए, सबसे पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा गया है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? ठीक है, तो खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य रचना माना जाता है डियर स्टूडेंट, ये किसको माना जाता है? आप सभी को पता होगा। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा छंद छंद वर्णन की महिमा, यानी आपका पहले का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें टेस्ट कैसे देंगे? आपको राइट आंसर पता है तो मेरे ऑप्शंस बताने से पहले, यानी सही आंसर मुझे बताने से पहले आप लोग उसको कॉपी में लिख लीजिए, और फिर लास्ट में, जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें 30 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताने वाला हूं और आपका 20 सही है, तो आप इस तरह से कमेंट में कीजिएगा 30 गुणे 20 करके, ठीक है। अपना टेस्ट दीजिए ईमानदारी से, और आपकी तैयारी का मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी है? तो वो कवि वचन सुधा है। जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका है डियर स्टूडेंट, ये कवि वचन सुधा है। तो दूसरे का आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो जो इंदुमती जो कहानी के लेखक हैं, क्या किशोरी लाल वर्मा जी हैं? बिल्कुल नहीं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे हैं? बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद जी हैं? बिल्कुल नहीं। तो भैया बचता क्या है? आपका किशोरी लाल गोस्वामी बचता है। मैंने मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। तो 3 नंबर का खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपके पेपर में स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा, आपका 5 गद्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये गद्य के अभी सीरीज चल रहे हैं। अगला हमारा पद्य का क्वेश्चन आएगा और वो भी 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 गद्य और 5 पद्य दोनों से लिए होते हैं। तो आप लोग हिंदी का मॉडल पेपर वीडियोज देखते होंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो क्या भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, या जयशंकर प्रसाद? तो इनमें से भैया हाई स्कूल में डॉक्टर रामकुमार वर्मा सबसे ज़्यादा फेमस है हिंदी में। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर, कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है, किसकी है? तो ये जो कृति है डियर स्टूडेंट, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। तो 5 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखिए यहाँ पर 6 नंबर, देखिए निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, कौन सा निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, या साहित्य का मर्म? ठीक है, तो 6 नंबर का आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोक पर्व हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि 6 नंबर का सही विकल्प है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद जी हैं? बिल्कुल नहीं। जैनेन्द्र कुमार जी हैं? बिल्कुल नहीं। हरिशंकर प्रसाई जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट, जो कि निंदा रस इन्हीं की रचना है, निबंध है, ठीक है। और निंदा रस आपका क्लास 12 हिंदी में इससे काफ़ी आपके जो है गद्यांश पेपर में पूछे जाते हैं,
ठीक है। गद्यांश इस चैप्टर से जो निंदा रस है इससे काफ़ी पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आप लोगों को मैंने गद्यांश सॉल्व करना बता दिया है, आप लोग कैसे करेंगे आगे वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, यानी इनमें से चारों में से भैया जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है उनकी रचना नहीं है। तो क्या साहित्य और समाज इनकी नहीं है, मेरी विचार, भारत की एकता, वैचारिकी शोध और यहाँ पर देखिए बौद्ध धड़ान। तो इनमें से भैया 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की एकता। ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कि मेरी असफलताएं जो कि ब्रैकेट में है बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है, जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है या आत्मकथा है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, 9 नंबर का घ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए विशस्य क्या है, विशस्य विषमोषधन क्या है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विषमोषधन, ये देखिए विषमोषधम। ठीक है, की गद्य विधा है, तो क्या कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है। तो इनमें से आपका राइट आंसर नाटक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका 10 नंबर का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारा 10 गद्य क्वेश्चन होगा यानी गद्य से रिलेटेड। अब हमारा आ गया हिंदी पद्य साहित्य से 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये भी पेपर में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, यानी इनमें से भैया कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का, क्या साकेत है, बिल्कुल नहीं, कामायनी एक महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासु बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बचता क्या है, विनय पत्रिका, जो कि विनय पत्रिका एक भक्ति काल का ग्रंथ है, और गोस्वामी तुलसीदास कौन है, गोस्वामी तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और साकेत जो है महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, और कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी का। पृथ्वीराज रासु किसका, कमेंट में आप लोग बताइएगा, टेस्ट दे रहे हैं ना, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन मलिक मोहम्मद, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ 4 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सूफी काव्य धारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का गा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में कविता की है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में कविता की है, ये आपको बताना है। तो क्या घनानंद हो जाएंगे, या पदाकर हो जाएंगे, या भूषण हो जाएंगे, या बिहारी लाल। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर भूषण जी हो जाएंगे, जो कि रीतकाल की किस कवि ने वीर रस में कविता की है, तो भैया वो आपके भूषण जी हो जाएंगे। भूषण जी का पूरा नाम आप लोग बताइए नीचे कमेंट में। ठीक है, उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ठीक है, तो भैया साकेत किसका महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त का, ये इनका महाकाव्य है, और मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। और एक और हो जाएंगे शायद रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या रामधारी सिंह दिनकर जी सही हैं, कमेंट में बताइएगा, क्या इनको भी एक राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है या राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, बताइएगा कमेंट में। फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगी, जो कि 14 नंबर का खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। उसके बाद में डियर स्टूडेंट की देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन उर्मिला का विरह वर्ग, देखिए उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। तो क्या प्रथम सर्ग में है, द्वितीय सर्ग में है, नवम सर्ग में है, या चतुर्थ सर्ग में है। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो आप लोगों का गा हो जाएगा इनमें से। ठीक है, 15 नवम सर्ग हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद में देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 16 नंबर कामायनी रचना है। अब देखिए कामायनी जो रचना है हमने आपको अभी बताया था वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, कामायनी एक महाकाव्य है, जैसे साकेत महाकाव्य था ना मैथिली शरण गुप्त का, कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है, करुण रस है, वीर रस है, शांत रस है, या हास्य रस है। बोर्ड एग्जाम में ये रस से भी क्वेश्चंस आपका 2-2 नंबर का पूछा जाता है हर साल में। तो रस छंद अलंकार पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए स्टूडेंट ये पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का करुण रस हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित
ग्रंथ कौन सा है? हुंकार है, काल जयी है, धूप के धार है या चित्राधार है? तो यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का, वो हुंकार हो जाएगा। 18 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी भैया वो रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? ठीक है, तो 19 नंबर का आपका गा विकल्प हो जाएगा, चित्राधार हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि 19 का गा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यहाँ पर देखिए प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो जो प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, नागार्जुन हैं या भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर नागार्जुन हो जाएंगे, जो कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि नागार्जुन जी हैं। ठीक है, नागार्जुन का आप बताइएगा पूरा नाम क्या है? तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, जो कि 10 आपके गद्य से लिए गए थे और 10 क्वेश्चन आपके पद्य से लिए गए थे। हालांकि बोर्ड पेपर में 5-5 दोनों से पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में चलिए देख लेते हैं यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश को। ठीक है, मैं सीरियल से सारे जो टॉपिक को कवर करता चलूँगा और उसका आंसर मैं आपको बताता चलूँगा, और ये भी बताऊँगा कैसे आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ स्टूडेंट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और गद्यांश और पद्यांश इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आपके 2025 के पेपर में 100% पक्का पूछे जाएंगे, और गद्यांश हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे स्टूडेंट, जिससे आप लोगों को 10 नंबर जो है बहुत ही फ्री में, यानी देखिए बहुत ही आसानी से गद्यांश आप हल कर पाएंगे, और ये 10 नंबर जो है ये आप लोगों को क्या है फ्री का दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस मेहनत किसके लिए करनी पड़ेगी? आपको कॉपी में लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, 10 नंबर कैसे फ्री में मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 2025 पेपर में 100% पक्का आएगा। 5 × 2 यानी 5 क्वेश्चन होते हैं, और 2 नंबर का आपका देखिए 5 × 10 यानी 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, तो 5 दूनी 10 नंबर आपका गद्यांश में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट, ये देखिए। ठीक है, ये इस गद्यांश से रिलेटेड ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, और इसके 5 क्वेश्चन हैं इससे संबंधित। ठीक है, आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 2 गद्यांश दिए जाते हैं, और दोनों में से किसी एक पेपर को यानी एक गद्यांश को करना होता है। आप लोग हमारा मॉडल पेपर का वीडियोज देखे होंगे, तो उसमें मैंने गद्यांश और पद्यांश को बताया कि कैसे पेपर में गद्यांश पद्यांश 2 पूछे जाते हैं, जिसमें से करना आपको एक ही होता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये गद्यांश दिया हुआ है और इसके 5 प्रश्न हैं, तो हमें क्या है गद्यांश के प्रश्नों के हिसाब से हमें उत्तर कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ये गद्यांश है, सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, यानी हमें जो ये गद्यांश दिया है उसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है कि भैया किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है कौन है। तो भैया मान लीजिए कि हमें नहीं पता, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि मैं फ्री में आपको ये नंबर दिलाऊंगा। अब फ्री में कैसे नंबर मिलेगा, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, तो हमें सबसे पहले पढ़ लेना है पूरा। तो देखिए इसमें की पॉइंट मिलेगा, किसे की पॉइंट मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। यहाँ पे देखिए विचित्र देश है ये असुर, देखिए विचित्र देश है ये असुर आए, फिर आए यहाँ पे देखिए आर आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं। वो अनेक आर्य और आर्य यहाँ पे देखिए आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। एक एक पशु एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृतियों का भार, यहाँ पे देखिए भार, ठीक है, भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा, आम की भी, बकुल की, यहाँ पे देखिए आम की, बकुल की भी, चंपे की भी, और सब क्या हमें मालूम है। यहाँ पे देखिए सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। तो इसके बारे में हमें बताना, तो हमें पढ़ लिया है। अब मान लीजिए कि इसमें मुझे नहीं पता चला। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर देखिए अशोक की बात हो रही है,
ठीक है। अशोक की बात हो रही, फिर यहाँ पर देखिए बार बार अशोक की जहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट। अब आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर का नाम पता चल गया होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? अशोक की फूल। चैप्टर का नाम है अशोक की फूल और उसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। अब हमें चैप्टर का नाम पता चल गया, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि आपको पूरा फ्री में सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो मैंने की पॉइंट के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा आप लोग गद्यांश को पढ़िए और आपको नंबर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम कैसे इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे पेपर में, चलिए दिखा देता हूँ स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉडल पेपर की वीडियोज में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, पेपर में आपका 2 गद्यांश दिए होते हैं। तो हमें सबसे पहले संकेत लिखना होता है स्टूडेंट, ठीक है। संकेत हमें इसलिए लिखना होता है क्योंकि एग्जामिनर को हमें बताना है भैया कि हमने क्या है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो मान लीजिए कि ये ऊपर वाला मुझे करना है, तो उसके लिए संकेत में हम लिख देंगे इस तरह से, रविंद्र। आगे वाला जो 2 वर्ड है, ये देखिए आगे का 2 वर्ड और जो लास्ट का 2 वर्ड है, इसको उठाकर हम लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भैया बच्चे ने यही किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ ने इस, ठीक है, रविंद्रनाथ ने इस, फिर डॉट डॉट करते फिर क्या लिखेंगे, हो सका है। यहाँ पे देखिए हो सका है, तो इस तरह से हम लिख देंगे हो सका है, ठीक है। अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया बच्चे ने पहला वाला किया है या जो भी होगा जिसमें ये गद्यांश दिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें चैप्टर का नाम पता चल गया कि भैया अशोक के फूल है और उसके जो लेखक है, लेखक जो कौन है भैया, वो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो हमें ऐसे पहले क्वेश्चन ऐसे लिख देना है, ठीक है। और काले पेन से स्टूडेंट, देखिए काले पेन से हमें यहाँ पर लिखना है संदर्भ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें संदर्भ ऐसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, क्या है गद्य अवतरण, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। राइटिंग से लिखिएगा बोर्ड पेपर में, कॉपी में कैसे लिखना उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के, यहाँ पर मैं काले पेन का प्रयोग करूँगा, के गद्य भाग, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे कि गद्य भाग, ठीक है, में संकलित तथा, में संकलित तथा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से संकलित तथा, ठीक है, हिंदी के सुव्याख्यात, हिंदी के, यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी के सुव्याख्यात, ये देखिए हिंदी के क्या है, हिंदी के सुव्याख्यात, ठीक है, सुव्याख्यात निबंधकार कौन है भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, निबंधकार। अब काले पेन का हमें प्रयोग करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे आचार्य, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी, ये देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको कॉमा के अंदर करना चाहे तो कर दीजिए, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित अशोक का फूल, चैप्टर का नाम क्या भैया, अशोक, ये देखिए अशोक के फूल, ठीक है। इसको भी हम कॉमा के मतलब ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, अशोक के फूल नामक ललित, यहाँ पे देखिए ललित निबंध से अवतरित है, निबंध से अवतरित, यहाँ पे देखिए अवतरित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक जो है निबंध से अवतरित है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, जो पूछा गया था इस गद्यांश से रिलेटेड, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें 2 नंबर एग्जामिनर
दे देगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है, ये देखिए, जिसे हम हिंदू नीति, यहाँ पे देखिए रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर, यहाँ पे देखिए आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है, ठीक है। तो हमें इसी की व्याख्या करना है, यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका अर्थ बताया है उसको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, चलिए हम आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको इसका अर्थ लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग स्टूडेंट ऐसे ही संदर्भ लिखिएगा बोर्ड पेपर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हमें क्या करना है, इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए रेखांकित, ठीक है, ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, ठीक है। ये समझ में आ गया, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे हमारा रेखा खींची हुई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मान लीजिए कि नहीं आता है, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको फ्री में नंबर मिलेगा, नहीं आता है तो यहीं से, यहाँ से लेकर आप उठाकर यहीं तक लिख दीजिए, यानी यही पेस्ट कर दीजिए, इसमें लिख दीजिए, जिसे मैं लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, जिसे, ठीक है, जिसे हम हिंदू, देखिए हिंदू, ठीक है, हिंदू रीति, फिर रीति नीति, ठीक है, रीति नीति कहते, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, वो अनेक आर्यों, ठीक है, इस तरह से अनेक आर्यों और आर्योत्तर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। नहीं तो आपको राइट आंसर पता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। इसे लिखा है कि हमारे देश में, देखिए हमारे देश के इतिहास का अध्ययन, जो कि राइट आंसर है, हमारे देश के इतिहास, ठीक है, इतिहास, इस तरह से हमारे देश के इतिहास का अध्ययन, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से ये विदित होता है, करने से, देखिए करने से यह विविध, यहाँ पे देखिए विविध होता है। तो ये जो राइट आंसर है आपको स्टेप बाय स्टेप लिखती चली जानी है, लेकिन मैंने आपको बताया फ्री में कैसे लेना है। तो फ्री में आपको करना क्या है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करने के तत्पश्चात यहीं उठाकर यहीं पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको 1 नंबर तो दे देगा, नहीं तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो 2 नंबर भी दे देगा, तो 4 नंबर तो आपका कन्फर्म हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 4 नंबर आपको कन्फर्म हो गया। अब देखिए इसमें भी 2 नंबर आपको दे दिया गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। अब हमें इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कैसे मिलेगा, चलिए दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, जो कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको कॉपी में डायरेक्ट लिख देना है, यही राइट आंसर है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, जो कि इनका एक निबंध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, ठीक है। तो भारतवर्ष के निर्माण में भैया देखिए स्टूडेंट किन किन का सहयोग रहा है, यहाँ पर देखिए विचित्र देश है ये, असुर आए, फिर यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए हाथ लगा गए, यानी यहाँ से लेकर आप देखिए ना जाने कितने मानव जातियाँ यहाँ आई और आज भारतवर्ष का बनाने, यहाँ से लेकर स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आप राइट आंसर इसका यहाँ तक कर दीजिए, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा इसके बारे में इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की आर्य संकहूण कहाँ आए, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर आपको, ठीक है, यहाँ तक आपको कर देना इसका आंसर, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का कि विचित्र देश ये असुर आए, फिर यहाँ से लेकर गंधर्व आए, यहाँ तक आपको कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे ढूंढना है और गद्यांश को कैसे हल करना, बहुत ही बेहतरीन तरीका है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन जो होता है वो गद्यांश और पद्यांश में दोनों में पूछा जाता है स्टूडेंट, एक आपका पाठ का नाम, ठीक है, और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होगा तो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाएगा। बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसी गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे, बस आप लोग को ढूंढना है, उसको ढूंढना है, ठीक है। जब आप ढूंढ लेंगे आसानी से जब पढ़ेंगे ढूंढ लेंगे तो इसका आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अशोक की फूल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, इससे हर साल एक ना एक आपको गद्यांश
देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का, जो मैंने आपको बताया है। इसका आंसर 10 नंबर जो है आपको मैं फ्री में दिलाऊंगा, और ये फ्री में मैंने आपको दिलाया हूँ कि कैसे आपको नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं भी आती है तो आप जो रेखा खींची हुई है गद्यांश में उसी को उठाकर लिख दीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में देख लेते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक डियर स्टूडेंट क्या है हमारा, अगला टॉपिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण पद्यांश आ चुका है, मैंने गद्यांश आपको सॉल्व करना बता दिया, अब पद्यांश को कैसे सॉल्व करना ये भी हम चलिए जान लेते हैं। देखिए 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10, 10 नंबर आपको पद्यांश में भी दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस होते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पद्यांश दिया हुआ है और इसके 5 रिलेटेड क्वेश्चन इसी पद्यांश से जुड़े। ठीक है, तो हमें जैसा कि मैंने बताया था आपके गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में 2 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यही क्वेश्चन गद्यांश में होता तो यहाँ पर लेखक का नाम होता। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैंने आपको गद्यांश में भी बताया था कि 2 आपके गद्यांश पूछे जाते हैं और सेम अप्लाई होता है पद्यांश में भी, इसमें भी 2 आपके पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 प्रश्न का उत्तर दे देंगे और हर एक प्रश्न के लिए हमें 2 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो हमें और झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें इस पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम कैसे लिखेंगे चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 आपके जो है पद्यांश भी पूछे जाते हैं, तो हमें संकेत लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट, संकेत। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे संकेत, और जो आगे का 2 लाइनें देखिए जैसे दुख की पिछली, ठीक है, और उसके बाद में इसको जाया भूल, तो इसको हम संकेत में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को ये बता सके कि भैया हम ये वाला कर रहे हैं पद्यांश को। ठीक है, जैसा मैंने गद्यांश में आपको बताया था, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, दुख की, बस इतना ही लिख देता हूँ, लास्ट में मैं लिख देता हूँ जाओ भूल। ठीक है, जाओ भूल। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया कि दुख की फिर इसको जाओ भूल, इतना हो गया। अब हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था उपयुक्त पद्यांश। यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें इसको पढ़ लेना है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये छीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिससे, यहाँ पर देखिए जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की, यहाँ पर देखिए ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ठीक है, अब ये मैंने पढ़ लिया। अब ये मेरा चैप्टर का नाम पता चल गया कि श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो हमें क्या संदर्भ लिख देना है डायरेक्ट, क्योंकि हमें चैप्टर का नाम पता चल गया है ना, तो हम यहाँ पर संदर्भ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग ब्लैक पेन का प्रयोग कीजिएगा। संदर्भ लिखने के पश्चात कैसे करेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए गद्यांश और पद्यांश का अलग अलग तरीका होता है स्टूडेंट अपना, जो कि संदर्भ लिखने का। ठीक है, गद्यांश में अलग तरीके से लिखना होता है और पद्यांश में अलग तरीके से। तो गद्यांश में कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ। देखिए प्रस्तुत पद्यांश, देखिए प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर देखिए श्री जयशंकर प्रसाद के। अब यहाँ पर हमें काले पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये देखिए श्री जयशंकर प्रसाद, इसको आप चाहे तो कॉमा के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं नहीं करता हूं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है, इस पर नंबर नहीं कटेंगे। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कामायनी, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कामायनी मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। उसके बाद में लिखेंगे महाकाव्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, महाकाव्य, क्योंकि कामायनी इनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक से हमारी, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे पाठ्य, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग, कालेपन का प्रयोग करेंगे, काव्य, ठीक है, भाग,
इस तरह से, ठीक है। ये देखिए काव्य विभाग में संकलित, अब यहाँ पर नीलेपन का प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें बताना, और बोर्ड एग्जाम में आप ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। संकलित, अब हमें चैप्टर का नाम लिखना है श्रद्धा मनु, ठीक है। ये देखिए श्रद्धा, इसको कॉमा के अंदर कर देंगे, श्रद्धा मनु, ठीक है। श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, यहाँ पर हम लिख देंगे शीर्षक, ठीक है, कविता, शीर्षक कविता से, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे उद्धृत, यदि आधा यहाँ पर लगा दीजिएगा, उद्धृत है, ठीक है। तो ये संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया और हमें 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में करनी है, जो रेखा खींची हुई स्टूडेंट, कहाँ पर रेखा खींची हुई है ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी की मुझे व्याख्या करनी है। ये देखिए कि दुख की पिछली रजनी बीत और विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये छीना नील छिपाए है जिसमें सुख जात, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इसकी पूरा व्याख्या करना है। कैसे करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद ने किया है, तो इसको मैंने ऑलरेडी करके लेकर आया हूँ स्टूडेंट, ताकि आपका टाइम बचे। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, आप सेकंड क्वेश्चन है तो इस तरह से लिख दीजिएगा, फिर राइट आंसर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलरेडी किया, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए श्रद्धा मनु को यहाँ पर देखिए ढंढास, क्या ढस, यहाँ पर देखिए ढांढास बांधते हुए, यहाँ पर बांधते हुए कहती है कि जिस प्रकार रात्रि का अंतिम प्रहर, यहाँ पर देखिए पहर बीतते बीतते नवीन प्रभात फूटने लगता है, उसी प्रकार दुख की अंतिम घड़ियाँ बीतते बीतते मानव जीवन में सुख का, यहाँ पर देखिए सुख का प्रकाश फैलने लगता है। जैसे प्रभात, जैसे देखिए जैसे प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है, ठीक है। तो ये भैया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी था, अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं ये इसी पद्यांश से जुड़े रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सुख का नवल प्रभात कब खिसकता है, तो इसका आंसर चलिए दिखा देता हूँ, मैं लिखकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सुख का नवल प्रभात, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कि सुख का नवल प्रभात क्या है, नया सवेरे दुख की काली रात के बीच हो क्या है ही विकसित होता है। दुख की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, दुख की, ठीक है, दुख की काली रात, ठीक है, दुख की काली रात के बीच, ठीक है, बीच ही विकसित होता है, ही विकसित, ठीक है, ही विकसित होता है, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। बाकी का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि दुख और सुख के बीच की दूरी का कवि ने किससे व्यक्त किया है, ठीक है। तो भैया दुख और सुख के बीच दूरी ने कवि को नए सवेरे से व्यक्त किया भैया। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपका क्वेश्चन तो वही होगा, बस इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि नए सवेरे से व्यक्त किया है, नए सवेरे, ठीक है, नए सवेरे से व्यक्त किया है, ठीक है। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, फिर राइट आंसर दूंगा। ये देखिए कि नवल प्रभात किसका प्रतीक है, ठीक है। तो नवल प्रभात सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। किसका, सुख की प्राप्ति, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुख की प्राप्ति का प्रतीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है। संदर्भ आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पद्यांश में 2 पद्यांश पूछे जाते हैं, करना एक ही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं पद्यांश की बात करूँ तो श्रद्धा मनु और इनका जो गीत जयशंकर प्रसाद जी का, इनसे भी बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आपको पद्यांश देखने को मिल जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, ठीक है। मैंने मॉडल पेपर में, जो मॉडल पेपर हमारे वीडियोज देखते होंगे स्टूडेंट, उनको मैंने बताया कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा आएगा, तो वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, अहम भूमिका होती है मॉडल पेपर की स्टूडेंट, और उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर को तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने पद्यांश को भी सॉल्व करना बता दिया, जिससे आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पद्यांश इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने आपको बाकायदा
बता दिया। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जैनेंद्र कुमार का सिर्फ साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में, 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, यानी जो हमारा यूपी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले कोडियागंज नामक गांव में या ग्राम में हुआ था। बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया था, अतः इनका पालन पोषण माता तथा, यानी इनका जो पालन पोषण है किनका, जैनेंद्र कुमार जी का पालन पोषण इनकी माता जी और इनकी नाना या नाना के द्वारा किया गया था। बचपन में इनका नाम आनंदी लाल था। क्या नाम था? जैनेंद्र कुमार जी का बचपन में नाम आनंदी लाल था, लेकिन इसे इन्होंने बदल कर जैनेंद्र कुमार रख लिया था। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके पंजाब में हाई स्कूल इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। जैनेंद्र कुमार जी ने भाग लेने के कारण कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा था, ठीक है। कई बार इनको क्या है, जेल जाना पड़ा था। और सन 24 दिसंबर, यहाँ पर देखिए सन 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया या इनका देहांत हो गया, ठीक है, या इनकी मृत्यु हो गई या परलोक सिधार गए, ठीक है। तो कई सारे इसमें आ सकते हैं। अब देखेंगे जीवन परिचय में, देखिए 80 शब्दों में आपकी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय एक पूछा जाता है, चाहे वो कवि का हो या लेखक का हो। 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरह से तो आपको लिखना नहीं है कि आपको चुन कर, ठीक है, शब्दों को आप मिलाकर गिन कर लिखिए, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ की पॉइंट के थ्रू बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ये पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए एग्जामिनर देखेगा भैया, तो देखेगा कि एग्जामिनर फोकस जाएगा इस पर कि बच्चे ने सही से लिखा है, और सही से लिखने के तत्पश्चात उसमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी जरूरी है जिससे हमारा ध्यान केंद्रित हो, ठीक है। तो इस सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उसको हाईलाइट करते चलना है। जैसे ब्लैक पेन से मैंने हाईलाइट कर दिया है ना, सेम इसी प्रकार से आनंदी लाल, फिर इनकी जो मृत्यु हुई, इस तरह से आपको हाईलाइट कर देना है। फिर ऋषि ब्रह्मचर्य, जहाँ से इन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हाईलाइट कर देना है। और जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो जीवन परिचय लिखता है, सेम इसी प्रकार से जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में लिखता है। अब हम देख लेते हैं इनकी साहित्यिक परिचय। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाएगा कि जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो 3 नंबर आपका हो जाएगा साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर आपका कृतियों पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय में क्या होता है बेसिकली, कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया। देखिए इनके जीवन के बारे में तो हमने जान लिया, इनका बायोग्राफी तो पढ़ लिया, लेकिन जैनेंद्र कुमार जी ने अपने लाइफ में किया क्या कि इनका जीवन परिचय याद किया जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए जैनेंद्र जी को इनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यानी इनका जो उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है, मुक्तिबोध। देखिए मुक्तिबोध से पुरस्कृत किया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी संस्थान ने इन्हें, उत्तर प्रदेश जो सरकार है हिंदी संस्थान ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। किससे भैया सम्मानित किया? पद्म भूषण से। पद्म भूषण काफ़ी बड़ा पुरस्कार होता है, से सम्मानित किया। इन्होंने साहित्य कला, धर्म दर्शन, मनोविज्ञान, समाज आदि इनके अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया गया। इनके अन्य जो गद्य विधाएं हैं उनको समृद्ध किया गया है, ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखिए इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। इनकी रचनाएं क्या है भैया? निम्नलिखित है, यानी कई प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला है निबंध संग्रह। अब देखिए निबंध संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, जैसे कि सोच विचार,
प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, बहुत ही प्रख्यात ये जो है निबंध संग्रह इनका बोर्ड एग्जाम में खासकर जो बहुविकल्पीय होता है ना प्यारे विद्यार्थी, बहुविकल्पीय में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनका। जड़ की बात हो गई, मंथन हो गया, ठीक है, मंथन। उपन्यास में देखिए, उपन्यास में भी है परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, ठीक है, ये इनका उपन्यास हो जाता है। कहानी में देखिए तीसरा नंबर कहानी संग्रह में फांसी, फिर दो चिड़िया, एक रात और पाजेब, पाजेब की कहानी, बाजे पाजलिया की बेल, ये इनका प्रख्यात कहानी संग्रह जो कि बहुविकल्पी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख सकते हैं जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय कैसे हमने लिखा है। देखिए जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं के बारे में बताएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दिखा दूँ पेपर में किस तरह से जीवन परिचय पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों यानी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले पे है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे पे है महादेवी वर्मा जी, तीसरे पे है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, इनके जीवन परिचय और इनकी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। 5 नंबर का एक जीवन परिचय होता है। तो यहाँ पर देखिए इनका जीवन परिचय पूरा बता देते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है बोर्ड एग्जाम में, जीवन परिचय को डालना है, लेकिन वहाँ पर आपको कलर पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू के अलावा। उसके बाद में देखिए महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में, क्या एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका जो दहन है, होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो इनके पिताजी हैं श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, भागलपुर की एक कॉलेज में क्या प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेम रानी जो परम विदुषी धार्मिक महिला है, यानी एक प्रकार से पूजा पाठ करती थी, गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी। तो हेम रानी जो है परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना जो है ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का एक प्रकार से प्रभाव पड़ा, पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। किसका? जो महादेवी वर्मा जी का विवाह है, एक डॉक्टर थे इनके पति, इनके डॉक्टर जो पति है 9 वर्ष की अल्प आयु में इनका जो है महादेवी वर्मा जी का विवाह हो गया था। और कुछ समय तक जो है इन्होंने चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 को 87 ईस्वी को इस महान लेखिका का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो है ब्लैक पेन का यूज किया है, कब मतलब जो इंपॉर्टेंट हमें लगा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, जैसे कि इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1907 में। तो हमने जो भी मुझे पॉइंट लगा इंपॉर्टेंट की हाईलाइट कर देने के लायक है, तो हमने उसको हाईलाइट ब्लैक पेन से कर दिया है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, इनकी माता का नाम क्या? हेम रानी थी। उसके बाद में इनकी जो मृत्यु हुई इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया, और इन्होंने जो चांद पत्रिका का संपादन किया था इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है इसको हमें हाईलाइट कर दे रहा है। स्टूडेंट मैं बता दूं, एग्जामिनर जो होता है आपका पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है, यानी जो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा, वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेगा कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, उसी के अनुसार देखेगा। हाँ भैया ठीक है, ये इन्होंने सही लिखा है, जीवन परिचय, जन्म स्थान, इनके माता पिता का नाम, ये सारी चीज़ें सही है, 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसी के लायक हम जो है जीवन परिचय लिखते हैं। तो आप भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जो जीवन परिचय कितना छोटा है, तो इतने भी आपको जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि हमें 80 शब्दों में एक जीवन परिचय का आंसर देना होता है। 80 शब्दों में आपको एक जीवन परिचय लिखना है। तो उसके लिए जो क्या होता है, एक प्रकार से आपका उसका शब्द सीमा होता है 80 शब्दों में। तो जब आप जीवन परिचय को 80 शब्दों में लिख देंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा क्या? अब देखिए साहित्यिक परिचय भी एक प्रकार से हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय में श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना, जो श्रीमती महादेवी वर्मा जी है, साहित्यिक परिचय भी हमें लिखना पड़ेगा इनका। यहाँ पर देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा
का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी काव्य में बेदरा की प्रधानता, ये देखिए इसको भी हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया है। क्या इनके काव्य में बेदरा की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी क्या है, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी क्या है, श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्य क्या है, साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी का अपना क्या है, जो नारी है, नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। कौन, महादेवी वर्मा जी पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें जो है शेक्सपियर पुरस्कार, क्या है, शेक्सपियर पुरस्कार तथा बंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो देखिए स्टूडेंट, जो है साहित्यिक परिचय भी इम्पॉर्टेंट होता है और जीवन परिचय से साहित्यिक परिचय आपको थोड़ा ज़्यादा ही लिखना पड़ता है, क्योंकि साहित्यिक परिचय में क्या होता है, हमें इनकी पूरी जीवन शैली के बारे में बताने होता है कि इन्होंने कौन सा पुरस्कार किया, ये किस क्षेत्र में इनका कदम रख गया, ये क्या बनना चाहती थी आगे, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं साहित्यिक परिचय में, इसीलिए साहित्यिक परिचय हम आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे रचनाएं के बारे में। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं देखिए क्या है। महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। कृतित्व यानी रचनाएं, जिसका जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, ये देखिए जीवन परिचय हुए इनकी कृति होता है। यहाँ पर देखिए कृतित्व इस प्रकार है। सबसे पहला आपका निहार, दूसरा है रस्ब, तीसरा आपका नीरजा, चौथा साध्य गीत, पांचवा आपका दीप शिखा, 6 है आपका यामा। ये एक प्रकार से मुख्य रचना है जो बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, कि भैया साध्य गीत के रचनाकार कौन है, दीप शिखा किसकी रचना है। 4 आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, तो वहाँ पर महादेवी भी होगी, तो भैया महादेवी पर आप टिक लगा दीजिएगा। महादेवी होगी तो वहाँ पर महादेवी वर्मा जी पर टिक लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे, क्योंकि ये उन्हीं की रचना है। अब देखिए इसके अतिरिक्त कौन सी रचना आ जाती है जो है महादेवी वर्मा जी की, साधरी, आधुनिक कवि तथा क्या सप्तपर्णा, इनके अन्य काव्य, क्या इनके अन्य काव्य है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की क्या रेखाएं, श्रृंखला, ये देखिए ये श्रृंखला है, श्रृंखला की कड़ियाँ, इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं है जो कि इस तरह से है। यहाँ पर रचनाएं के बारे में भी देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप स्टूडेंट समझ सकते हो, क्योंकि आपके लिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खून का रिश्ता कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। आज की इस वीडियो को देख लो, हमारी बातों को सुन लो, 5 नंबर आपका बहुत ही इजी तरीके से पक्का हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, कहानी पढ़कर बताएंगे, जिससे आप हमारी बातों को सुनकर ही याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, खून का रिश्ता कहानी का सारांश आपके बोर्ड पेपर में भी 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, खून का रिश्ता नामक कहानी के रचनाकार भीष्म शाहनी हैं। भीष्म शाहनी ये कहानी जो खून का रिश्ता है इसके रचनाकार हैं। उच्च वर्ग में दहेज प्रथा की मान्यता का उन्मूलन भी ऐसे ही परिवार के द्वारा कराकर कहानी के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में एक प्रयास किया गया है। जो कि किसने प्रयास किया है, भीष्म शाहनी ने एक प्रयास किया गया है। वर्तमान समाज में धन के सम्मुख समरस्त रिश्ते नाते कमज़ोर हैं और उनका कोई अर्थ नहीं है। प्रस्तुत कहानी का सारांश निम्नलिखित है। बाबूजी, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक जो है लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में और थोड़ा इसका परिचय दिया गया है खून का रिश्ता का। अब यहाँ से कहानी पूरा सारांश इसका स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बाबूजी के पुत्र वीर जी अपनी सगाई मात्र जो कि ₹1.25 में, यानी क्या है, एक रुपया 25 पैसे में, यानी ₹1.25 में क्या है, संपन्न कराने हेतु कटिबद्ध थे या कटिबद्ध हैं, तथा लड़की के यहाँ इसके लिए केवल एक व्यक्ति को जाना पर्याप्त समझते हैं। यानी लड़की के लिए सगाई की यहाँ पर केवल एक व्यक्ति जाए और सगाई का जो रीति रिवाज होता है वो सारी चीज़ें वो कर चलाए, ठीक है, व्यक्ति को जाना पर्याप्त समझते हैं। इस विषय को लेकर वीर जी की माता पिता चिंतित हैं। इस विषय को लेकर जो वीर है भैया, वीर की माता पिता, जो कि उनकी
शादी यानी करवा रहे हैं तो माता पिता क्या है, चिंतित हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार समधि के द्वार पर जाना चाहते हैं, यानी वो प्रतिष्ठा के अनुसार भैया क्या है, समधि के द्वार पर जाना चाहते हैं। वीर जी के चाचा मंगल सेन, वीर जी के चाचा कौन है भैया, मंगल सेन, सेवानिवृत्त वृद्ध एवं विकलांग होते, यानी क्या है, सेवानिवृत्त वृद्ध भी हैं एवं विकलांग होते हुए भी इस अवसर का क्या है भैया, पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहते हैं। पूर्ण, यहाँ पर देखिए, पूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए उतावले हैं, पूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या उतावले हैं। किंतु उनकी माता अपनी भाभी, भाई और उनके घर के नौकर तक उनकी उपस्थिति को अपनी तौहीन समझते हैं। उनकी उपस्थिति तो क्या है भैया, अपने तौहीन समझते हैं कि वो उपस्थित ना हो। कौन उपस्थित ना हो, मंगल सेन। और बात बात पर उन्हें इस बात का अनुभव भी करा देते हैं कि लेकिन मंगल सेन अनुभव भी करा देते हैं, लेकिन मंगल सेन सभी बातों को सहजता से खून का रिश्ता मानते हुए अनदेखी करते जाते हैं। कौन करते जाता है भैया, मंगल सेन। यहाँ पर मंगल सेन की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पात्र हैं, ठीक है, जो है इनके बाबूजी और वीर और मंगल सेन, ठीक है। ये कहानी के 3 ऐसे पात्र हैं जो कि खून के रिश्ते कहानी को बताते हैं, सभी बातों को सहजता से खून का रिश्ता मानते हुए अनदेखी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वीर जी चाहते थे कि बाबूजी सगाई के लिए अकेले जाए। अंत में वीर जी ने कहा कि अपने चाचा मंगल सेन को अपने साथ ले जाइए, यानी हमारे चाचा जो इनके वीर जी के चाचा हैं, अपने चाचा, आप चाचा को, यहाँ पर देखिए, वीर जी ने कहा कि आप चाचा मंगल सेन को अपने साथ ले जाइए। बाबूजी और मंगल सेन लड़की के पिता के घर जाकर सगाई की रस्म पूरी करके वापस आ गए और मंगल सेन का वह स्वप्न साकार हुआ। मंगल सेन ने कहा कि वह बाजी जीत गए हैं, खून का रिश्ता जोड़ते टूटते जुड़ा रह गया, ठीक है। तो ये कहानी बेसिकली बहुत बड़ा था, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में, क्या एक प्रकार से इसको मैंने शॉर्ट में करके आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। 80 शब्दों में लिखना होता है एक कहानी को, जैसे कि मैंने बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पर बना दिया है, पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य, कर्मनाशा की हार कहानी के सारांश उद्देश्य के बारे में बता दिया है। वैसे ही इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने खून का रिश्ता कहानी का सारांश आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों ने हमारी बातों को समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। भीष्म साहनी जो कि खून के रिश्ता कहानी के रचनाकार हैं। दहेज प्रथा की मान्यता के उन्मूलन भी ऐसे परिवार के द्वारा कराकर कहानी के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में प्रयास किया है भीष्म साहनी जी ने, ठीक है। वर्तमान समाज में धन के सम्मुख समस्त रिश्ते नाते कमजोर होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। प्रस्तुत कहानी का सारांश निम्नलिखित है। अब यहाँ से पूरी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। 80 शब्दों में कहानी का सारांश आप लोग लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये स्टूडेंट हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब आ चुका है हमारा त्यागपथी खंड काव्य, ठीक है। आप लोगों ने देखिए कहानी देख लिया, ठीक है, जीवन परिचय ये सब तो आपने देख लिया। इसके बाद में हमारा खंड काव्य पूछा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं चलिए खंड काव्य के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए क्लास 12 हिंदी में स्टूडेंट हिंदी खंड काव्य आपका पूछा जाता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये खंड काव्य होते हैं। जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य जो लगता है वो त्यागपथी खंड काव्य लगता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य लगता होगा, त्यागपथी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगता है। फिर जो है रश्मरथी, फिर आन का मान, तो और उसके बाद में बहुत सारे लगते हैं खंड काव्य। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने सभी का वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल मैं खंड काव्य त्यागपथी के ऊपर बात करता हूँ। त्यागपथी जो खंड काव्य के नायक हैं हर्षवर्धन, इनका मैं चरित्र चित्रण इस वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं, ठीक है। 5 नंबर का ये पूछा जाता है, हर साल आने वाला ये खंड काव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। कौन है भैया, कथा का केंद्र वही है हर्षवर्धन जी। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रहती है, यानी कथा आरंभ से जो अंत तक है भैया ये कथा जो है इन्हीं से संबंध रहती है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी इनकी जो विशेषताएं वो निम्नलिखित कुछ पॉइंट के थ्रू बताए गए, यानी 1 2 3 करके पॉइंट लिख दीजिएगा। 80 शब्दों में इनके बारे में आपको बताना होता है जो कि आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनकी विशेषताएं यानी इनकी खूबियों के बारे में हम इसमें बताएंगे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले है आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई। कौन है भैया, त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन जी। देखिए
इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। जो पाठक होते हैं उनके समक्ष आते हैं। पिता के स्वस्थ न होने पर माता द्वारा आत्मदेह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं और वे अपनी माता से कहते हैं, ठीक है, माता से कौन कहता है? हर्षवर्धन जी कहते हैं कि मुझ मंद पुण्य को, यहाँ पे देखिए, मुझ मंद पुण्य को छोड़ना माँ भी जाओ और छोड़ो विचार ये मुझे चरणों में लिपटाओ। ठीक है, कौन कह रहा है भैया? ये कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। कौन? हर्षवर्धन जी, महाराज हर्षवर्धन जी कह सकते हैं, तो ये हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। सेकंड है इनमें देश प्रेमी, यानी देश प्रेमी कौन है? हर्षवर्धन जी। देखिए, हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। ठीक है, हर्षवर्धन जी एक सच्चे देश प्रेमी भी हैं। उन्होंने जो छोटे राज्य को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना भी की। इसमें और भी है स्टूडेंट, ठीक है, देखिए, उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं वरन धर्मपूर्वक, यहाँ पर देखिए, शासन भी किया और देश की सेवा भी किया। यानी भैया शासन तो न्यायपूर्ण और धर्मपूर्वक किया और उस देश की सेवा भी की। कौन किया भैया? हर्षवर्धन जी ने। तीसरा पॉइंट है अजय योद्धा। अजय योद्धा यानी बलशाली योद्धा। देखिए, हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है। विद्रोही उनके तेजबल के आगे ठहर नहीं पाता। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की कुशल शासन का परिणाम था। ठीक है स्टूडेंट, कुशल शासन का परिणाम किसका था? ये महाराज हर्षवर्धन जी का था। तो अजय योद्धा, ये पॉइंट है जो आप लोगों को मैं आगे समझाता हूँ कि क्या करना है। चौथा नंबर पॉइंट है श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक है। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है, यानी प्रजा के हित में ही संबंधित था, उससे समर्पित था। उनका देश प्रेम एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रेम है हर्षवर्धन जी का। तो श्रेष्ठ शासक भी थे। ठीक है, श्रेष्ठ शासक, उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के लिए समर्पित था। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, पांचवा नंबर पॉइंट है कि महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के लिए कारण ही जो कवि हैं उन्होंने त्यागपति का नाम से पुकारा है। किनको पुकारा भैया? हर्षवर्धन जी को त्यागपति नाम से पुकारा है, क्योंकि इन्होंने भैया अपना जो बहुत सारी चीज़ है वो सर्वस्व त्याग कर लिया भैया। ठीक है, ये महान त्यागी की श्रेणी में आते हैं। लास्ट में भैया निष्कर्ष निकलता है, जिसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं। ये निष्कर्ष है जो कि पूरे यानी विशेषताएं का निष्कर्ष है। देखिए, इस प्रकार हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी का चरित्र है। ठीक है, कौन बारे में बताया है? ये हर्षवर्धन जी के बारे में बताया जा रहा है। कौन? सम्राट या महाराज हर्षवर्धन जी। तो ये 5 पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। 80 शब्दों में लिखना होता है स्टूडेंट, तो 80 शब्द हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट 80 शब्द। आप लोगों को 5, ठीक है, कितने लाइनों में? आपको 80 लाइनों में लिख देना है और 5 पॉइंट है, जैसे कि एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई कैसे हैं इसके बारे में। ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ब्लैक से लिखा है कि मुझ मंद पुण्य को, यहाँ पे देखिए, पुण्य को छोड़ना माँ भी जाओ और छोड़ो विचार ये मुझे चरणों में लिपटाओ। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है देश प्रेमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरे हैं अजय योद्धा। ठीक है, अजय है ये योद्धा। और चौथा है श्रेष्ठ शासक और पांचवा है महान त्यागी। ठीक है, तो ये जो कितने 5 पॉइंट हैं स्टूडेंट जो आप लोगों को किसमें? त्यागपति खंड काव्य में लिखना है। ठीक है, 5 पॉइंट लिख देते हैं तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा और वो जो 5 नंबर है डियर स्टूडेंट वो आपको दे देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज खंड काव्य यानी अलग अलग जिले में अलग खंड काव्य पूछे जाते हैं। कौन सा खंड काव्य आपके जिले में चलता है आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था जो कि मैंने त्यागपति खंड काव्य के बारे में आपको बता दिया। और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।